दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 902 एग्जाम पेपर जो आपका हुआ है इसका सेट जो सी है इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। और जैसा मैं बता चुका हूँ, अगर आपने हमारे पीडीएफ पढ़ लिए हैं तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। बेहतरीन पीडीएफ आपको दिए हैं, वहीं से क्वेश्चन उठा उठा के दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चनों को पढ़ना आपको भूलना नहीं है, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। पीडीएफ सारे हमने आपको दे दिए हैं। पीडीएफ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वीडियो में आपको पीडीएफ दिए गए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें सभी विषय शामिल हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक विषय है। इसमें जो पीडीएफ होगा इसमें आपके सभी विषयों को शामिल किया गया है। सभी विषय इसमें उपलब्ध हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो सभी विषय के पीडीएफ जो है आप तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। हम देखते हैं सेट सी के सॉल्यूशन की, जो आज आपका पेपर है उसके कंडीशंस की देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और क्या उसका आंसर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो प्रश्न पूछा गया है जिसमें सही विकल्पों का चयन करना है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। तो ज्ञान की विशेषता क्या है? तो देखो, ज्ञान जो है एक मानसिक क्रिया भी है, तथ्यों का विश्लेषण भी करता है और साथ ही साथ परिवर्तनशील भी होता है। ज्ञान परिवर्तनशील भी होता है, क्योंकि आज आपको किसी और चीज़ का ज्ञान लेना है तो आप जो है अपने ज्ञान का परिवर्तन करेंगे करेंगे। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है एमिल के लेखक हैं। तो एमिल जो है इसके लेखक जो हैं हमारे माने जाते हैं रूसो। तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया आपसे शांति निकेतन की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। शांति निकेतन की स्थापना जो है टैगोर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो ये भी मैंने बताया था कि पहले 8 थी, उसको कम करके 6 कर दिया गया था। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मुदालियार कमीशन की स्थापना हुई। मुदालियार कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग कमीशन के नाम से ही जाना जाता है। इसका दूसरा नाम मुदालियार है। पहले इसको बोला जाता था माध्यमिक शिक्षा आयोग कमीशन। तो इसका जो स्थापना किया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ये किया गया था सन 1952 में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1952 में कब किया गया था? तो 23 सितंबर को किया गया था। 23 सितंबर को जो है इसको हमने लागू कर मतलब हमने पढ़ा है कि लागू इसको किया गया था 23 सितंबर 1952 में। और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोले तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो आपके जो इंग्लिश मीडियम के आंसर्स हैं वो भी वही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा? तो आपका ए मेंटल प्रोसेस भी है, एनालिसिस ऑफ फैक्ट भी है और ये चेंजेबल भी है। तो यानी कि ऑल ऑफ द दीज जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है राइटर ऑफ एमिलिस। तो राइटर जो है एमिल के वो हैं रूसो। और इसके बाद जो है शांति निकेतन वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो ये टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द मुदलियार कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय इन। तो ये सन 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था 23 सितंबर को। ठीक है, सितंबर 23 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति का जो है ऑप्शंस दिए नहीं है, आपको बिना ऑप्शंस के ये दिया गया है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको ऑप्शंस दे या ना दे। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ज्ञान का क्षेत्र जो है खाली स्थान है। तो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका अत्यंत व्यापक है या व्यापक है। तो आप यहाँ पे व्यापक लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर हो सकता था व्यापक हो सकता था। ठीक है, एक तो ये है आपका व्यापक। दूसरा आप इसमें ऑप्शन में डाल सकते थे कि विशाल है, ज्ञान का क्षेत्र जो है विशाल है। और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी आप डाल सकते थे, ज्ञान का क्षेत्र जो है वो असीमित है। ठीक है, तो असीमित भी आप इसमें डाल सकते थे। तो ये आपके ऑप्शंस थे। जो भी आपने ऑप्शंस दिया है सारे के सारे सही है। व्यापक हो गया आपका जो कि वाइड है। ठीक है, वाइड बोल सकते हैं, बहुत वाइड है। और उसके अलावा जो विशाल है तो हम इसको बोलते हैं वास्ट। और जो असीमित है तो ये अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा नैतिक चारित्रिक चरित्र का विकास है। यह कथन खालिस्तान का है। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया था
ये स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था हर्बर्ट ने। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। तो यहाँ पे हर्बर्ट जो है इसका आंसर हो जाता। तो ये इसका आंसर हो जाता। इंग्लिश में आप लिखते तो यहाँ पे लिख सकते थे हर्बर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भैया इसकी स्थापना मैंने ये भी बताया था आपको, ये 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ खालिस्तान के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, कैलाश सत्यार्थी। याद आ गया होगा आपको नाम सुनते ही, कैलाश सत्यार्थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फांसीवाद खालिस्तान का एक स्वरूप है। तो जो आपका फांसीवाद है ये राजनीतिक आचरण का स्वरूप है। अगर आप बचा सक इसमें अगर चेंज करना चाहते थे, अगर राजनीतिक आचरण नहीं लिखना चाहते तो आप विचारधारा भी लिख सकते थे। तो या तो आप लिखते राजनीतिक आचरण, राजनीतिक या फिर आप लिख सकते थे विचारधारा। ये विचारधारा का भी एक रूप है। तो राजनीतिक आचरण या विचारधारा का ये एक रूप है। अगर हम इसको बोले इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिटिकल बिहेवियर का, या फिर आप बोल सकते हैं विचारधारा को हम क्या बोलेंगे, आइडियोलॉजी। नेक्स्ट जो है आपका, तो मैंने इंग्लिश हिंदी में आपको बता दिया फिलिप्स के आंसर्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो है एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। एनसीएफ का पूरा नाम लिखना है आपको। एनसीएफ क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपको मैंने बता दिया था, ये क्या होता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अगला जो है आपका प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया था, एनसीएफ भी डिस्कस कर लिया था प्रयोगशाला स्कूल के बारे में, तो मैंने आपको पूरी टिप्पणी बताई है। तो प्रयोगशाला जो स्कूल जो है जिसने आरंभ किया था उसका नाम था जॉन डीवी। अगर हिंदी में लिखें तो इसको हम लिख देंगे जॉन डीवी, या डीवी भी लिख देते तो भी चलता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हर 10 दिसंबर को। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अब ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षा में निस्यंदन से क्या तात्पर्य है। तो भैया इसके ऊपर क्या है कि जो उच्च वर्ग के शिक्षार्थी हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनके देख देख करके जो है शिक्षा को ग्रहण कर सके। क्योंकि निम्न वर्ग के लोग जो है वो क्या करते हैं, उच्च वर्ग की कॉपी करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है कि समाज जो है उच्च वर्ग को जो है, जो भी शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए, ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनका अनुसरण कर सके। तो इस तरह से शिक्षा में निस्यंदन यही कहता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इसमें कोई इशू नहीं है। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये वर्धा में किया गया था, आप सभी को याद होगा, मैंने बताया भी था। तो वर्धा जो है इसका आंसर हो जाता। इसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं।
ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो है ये वर्धा में किया गया था, जिसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। और गांधी जी ने यहाँ पे बुनियादी शिक्षा, जिसको बेसिक्स एजुकेशन बोलते हैं, उसकी योजना यहाँ पे प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे 5 अंक यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, तो 5 5 15 अंक तो ये सीधे सीधे हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, 2 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। यहाँ पे पूछा गया है कौशलात्मक ज्ञान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जो कौशलात्मक ज्ञान होता है उसकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। पहला तो हम बता सकते हैं कि कौशल या कौशलात्मक ज्ञान जो है एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है जो किसी कार्य या गतिविधि को कुशलता से करने में सक्षम बनाता है। पहली विशेषता ये हो जाएगी। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं, इसमें जो है सटीकता और दक्षता के साथ साथ किसी कार्य को निष्पादित करने की क्षमता विकसित होती है। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं, तीसरा अगर विशेषता बताना चाहें तो कौशलात्मक ज्ञान से अभ्यास और अनुभव के माध्यम से जो है किसी भी विद्यार्थी के उपागम को विकसित किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके विशेषताएं हैं। पांचवा जो प्रश्न है, शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। शिक्षा के 4 जो मेन स्तंभ है, पहला है जानने के लिए सीखना। अगर इसको हम लिखें तो जानने के लिए सीखना या जानना सीखना। ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जानना सीखना। और इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे लर्निंग टू नो। दूसरा जो है आपका ये पहला स्तंभ हो जाएगा। अगर हम दूसरे स्तंभ की बात करें तो दूसरा स्तंभ जो होगा वो उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो स्तंभ है इसमें आ जाएगा आपका करना सीखना। या करके सीखना, एक ही बात होती है। तो करना सीखना या करके सीखना, इसका हम हमारे पास जो इंग्लिश में लिखेंगे तो लर्निंग टू डू। इसके बाद जो है इसका तीसरा स्तंभ अगर मैं बताना चाहूँ तो तीसरा हो जाएगा आपका बनाना सीखना। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका लर्निंग टू बी। बनना सीखना यानी कि लर्निंग टू बी। और इसके बाद चौथा जो आ जाएगा आपका स्तंभ, जिसको बोलेंगे एक साथ रहना सीखना। जिसमें आपका आ जाएगा लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं जानने के लिए सीखना, पहला हो जाता जानने के लिए सीखना। अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी सही आंसर है। और दूसरा जो है करने के लिए सीखना, ये भी आपका राइट आंसर हो जाता। तीसरा जो है आप बता सकते हैं अस्तित्व के लिए सीखना यानी बनना सीखना, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। और साथ रहने के लिए सीखना या एक साथ रहना सीखना, ये भी आपका 4 स्तंभ जो है ये मीनिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा की परिभाषा मैंने आपको टैगोर के अनुसार बताई है, उसके अलावा जो है आपको मैंने गांधी जी के अनुसार बताई है। तो इन सभी में से कोई एक ही लिखना था। गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय ये है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियाँ के उद्घटन हो जाए, का उद्घटन हो जाए। ठीक है, यानी कि वो निकल के बाहर आए। और अगर हम टैगोर की परिभाषा की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो उन्होंने बोला था शिक्षा एक का आशय जो है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह जो है निरंतर जो है क्या करे, सत्य को पहचान सके और साथ ही साथ जो है एक रूप हो सके और उसको अभिव्यक्त भी कर सके। अरविंद ने जो इसका डेफिनेशन दिया था, अरविंद ने कहा था शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन परिभाषा लिख सकते थे। और स्वामी विवेकानंद, टैगोर की हमने बात कर ली, विवेकानंद ने कहा था मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर का ज्ञान बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, यानी कि मनुष्य के भीतर ही जो है ज्ञान जागृत होता है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो इन्होंने ये भी कहा था। तो शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं थी, उसमें से कोई एक परिभाषा आपको लिखनी थी और ऑलरेडी मैंने परिभाषाएं आपको दे दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का क्या आशय है या क्या है। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में हम बोलें
तो संविधान के अनुच्छेद जो है, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में यह अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो किसी भी धर्म का जो है क्या कह सकता है, आचरण कर सकता है या धर्म का प्रचार कर सकता है, उसको उसकी स्वतंत्रता है। तो यही जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जो है सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ होता है, तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ जो है कई विद्वानों का अलग अलग अर्थ है इसमें। अगर मैं सामाजिक गतिशीलता की बात करूं तो मिलर ने कहा था कि व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचालन होना या जाना जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। उसके अलावा अगर हम दूसरे किसी अगर हम बात करें, एक और है आपके मनोविज्ञान जिनका नाम है पी सोरिकन। तो सोरिकन ने कहा था कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संक्रमण कराना जो है सामाजिक गतिशीलता है। तो सामाजिक गतिशीलता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनको आपको लिखना था, तो कोई भी एक परिभाषा लिख देते तो उससे अर्थ स्पष्ट हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि जो भी व्यक्ति हैं या कोई भी राज्य है या कोई भी स्टेट है, वो राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को जो है अलग रखेगा। ठीक है, वो धर्म के को साथ में लेकर नहीं चलेगा। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये हो गया कि कोई भी राज्य या संगठन या व्यक्ति या समूह राजनीति या गैर धार्मिक मामले में धर्म को जो है दूर रखेगा। सरकार भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये हो जाएगा कि सभी को जो है सामान्य पहलुओं में जो है माना जाएगा, यानी कि सबको एक जैसा माना जाएगा। तो ये था धर्मनिरपेक्षता का मान्य जो आप बता सकते थे। और ये भी मैंने बताया था धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, अपने नोट्स में दिए थे मैंने आपको, जो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सारे उपलब्ध हैं, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य, मेरा पीडीएफ आपने पढ़ लिया होगा तो उसमें आपको उद्देश्य मिल चुका होगा कि भाई नेशनल एनसीएफ का जो है फ्रेमवर्क का जो है मैंने बताया था। यहाँ पे देखो आपको फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है एनसीएफ का, तो इसी को आपको लिख देना था। आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एनसीएफ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ बोलते हैं। और इसका आंसर जो है मैंने ऑलरेडी दे रखा है, अगर आपने नोट्स पढ़ लिया वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। परिचयात्मक ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग पूछा गया, लेकिन अथवा में आपका जो है ये ऑप्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के कोई 4 समस्याओं अर्थात 4 सिद्धांतों को समझाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में दिया था, आपने पढ़ लिया होगा इसको। रूसो अथवा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, दोनों का जो है शिक्षा के उद्देश्य मैंने बताए हुए हैं, तो इसको आपने भी कर दिया होगा अच्छे तरीके से। मैंने कहा था कि आपका चाहे क्वेश्चन 901 पेपर हो या 902 हो या 903 हो या 904 हो, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपने पहले पढ़ लिया होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी पेपर को करने में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। यहाँ का क्वेश्चन वहाँ पे, वहाँ का क्वेश्चन वहाँ पे और वहाँ का क्वेश्चन वहाँ पे डाल देता है, इस तरह से घूमता रहता है इस सिलेबस में आपका। तो इस चीज़ को मैंने बहुत पहले आपसे, लगभग आपके एग्जाम से 10 दिन पहले सारे के सारे मैंने नोट्स करवा दिए थे, सारे के सारे वीडियो बना के आपको दे दिए हैं। आप लोगों के पास समय नहीं है तो उसमें हमारी गलती नहीं हो सकती है, बाकी हमने जो है आपको समय से पहले 10 दिन पहले ये सारे विषय आपके अंतिम विषय 913 तक के सारे विषय को हमने करवा दिए 912 तक के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे विषय को आप ढंग से पढ़ें, तभी जाके आप जो है अपने सपने को साकार कर पाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने से पार नया नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया शिक्षा की आत्मानुभूति अथवा आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये आपको बताना है, इसका एम क्या होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों के उत्तरजीविता संबंधी या संरक्षण संबंधी अधिकारों को समझाइए। संरक्षण संबंधी अधिकारों को मैंने नोट्स में आपको दिया था, उसको पढ़ा होगा आपने। अगला जो है टैगोर अथवा अरविंद, दोनों में से मैंने आपको टैगोर का भी दिया था, अरविंद का समझाया था अलग से वीडियो में। तो शिक्षा के उद्देश्य जो है उनके वर्णन करने थे और ये मैंने दोनों के दोनों आंसर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं। बालक के सीखने की प्रक्रिया की विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से करवाया हुआ है कि भैया ऐसा तो है नहीं कि आपको मैंने बताया नहीं। बालक के सीखने की प्रक्रियाओं का सारे विधियों का वर्णन मैंने करवाया हुआ है आपको। पाठ्यचर्या की विशेषताओं का वर्णन, ये तो स्पेशल क्वेश्चन बनता है, तो मैंने कहा था कि ये तो हमेशा आता ही आता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता के कारकों अथवा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता के कारकों का बता दीजिए, मूल्यों का बता दीजिए। एक ही आपको आंसर लिखना था क्योंकि अथवा ऑप्शन दिया गया था इसमें। मांटेसरी शिक्षा के सिद्धांत अथवा शिक्षण पद्धति पर प्रकाश डालिए। मैंने मांटेसरी शिक्षा के ऊपर जो है आपको टिप्पणी लिखना बताया था, बस उसमें मैंने आपको उसकी विशेषताएं बताई थी, तो उसी को आपको लिखना था। उसके सिद्धांत बताए थे, सारा मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों को समझाइए। तो मैंने वैल्यूज जो है इसके बताए थे, जितने भी आइडियलिस्टिक वैल्यूज हैं उसको भी बताया था। बुनियादी शिक्षा या बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता में असमानता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये बुनियादी शिक्षा में मैंने बताया था कि क्या होती है इसमें समस्याएं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित शैक्षिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको बताया हुआ अलग से क्वेश्चन में, बिल्कुल बताया हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें से ये नहीं बोल रहा है कि आपको अलग अलग बताना है, इसको सभी को एक साथ मिला करके बस आपको लिख देना था कि भैया इन सभी क्लासेज में ये समस्याएं होती हैं। और अंतिम जो इसमें और पार्ट में दिया है, प्रजातंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। मैंने कहा था प्रजातंत्र पूछे, जनतंत्र पूछे या राजतंत्र पूछे, उनके सभी गुणों की या विशेषताओं का वर्णन करना होगा। तो विशेषता और गुण एक ही होते हैं, तो आपने जो है मेरे हिसाब से इसको कर दिया होगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी पेपर था ये भी आपका इजी पेपर था। लास्ट पेपर भी मैंने बताया, समझाया था आपको, वो भी इजी था, ये भी पेपर इजी था। पीडीएफ आप तक पहुंच चुके हैं और उन पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़िए। अच्छा पेपर होगा, बिल्कुल बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी भी अगर पढ़ना नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, बहुत ज़्यादा पेपर्स जो है फिर आपके ड्यू रह जाएंगे। तो आप जितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतना बेहतरीन आपका पेपर होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैंने समझाई है उसको आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।